बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस आप लोगों का सब्जेक्ट चल रहा है। आज आप लोगों ने मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है और इंशाल्लाह साथ में हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे और अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एक होती है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है कि आप लोगों के पास आपके पास लेट्स सपोज यहां पे भी कम से कम 3 क्लासेस होनी चाहिए। तो आपके पास 3 क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लास या कह लो डायरेक्टली इस वाली एक क्लास से भी कनेक्टेड है और डायरेक्टली इस वाली एक क्लास से भी, यानी कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन दोनों क्लासेस के साथ है। तो ए वाली क्लास के अपने मेंबर तो यूज करोगे, साथ ही साथ आप इस वाली क्लास के, ए वाली क्लास के भी और बी वाली क्लास के भी क्या कर पाओगे, मेंबर को इस्तेमाल कर पाओगे। इस तरह आप लोग चाइल्ड के अंदर तीनों मेंबर्स के इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल्स नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड डायरेक्टली दो पेरेंट के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों पेरेंट के डाटा क्या करेगा, अपने पास एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इसे आप लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, कहता है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच डराइव, यानी कि जो चाइल्ड क्लास है आपकी आर इनहेरिटेड मल्टीपल बेस से मुराद पेरेंट क्लास। तो एक से ज्यादा पेरेंट क्लासों के साथ क्या होगा, टाइप को 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ठीक है, ग्राफिकली देखें तो कुछ सिंटैक्स इसका इस तरह हो जाएगा लेवल, जबकि ड्राइव में हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक से ज्यादा क्लास होगी। ठीक है, और हमारे पास एक तीसरी क्लास होगी। उस तीसरी क्लास को डायरेक्टली हम दोनों क्लासों के साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होगा, जब एक से ज्यादा क्लास के साथ अटैच करना हो तो कॉलन के बाद पहला स्पेसिफायर के बाद आप लोग क्या करो, पहली क्लास का नाम लिख दो, कोमा के बाद दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर लिखकर आप लोग अपनी दूसरी क्लास का नाम लिख दो। इस तरह से सी वाली ए और बी दोनों के साथ क्या होगी, कनेक्ट। ठीक है, अब इसके मेंबर्स को इस्तेमाल करने का तरीकेकार क्या होगा, इस क्लास के अंदर वही जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आप क्लास का नाम लिखो, कॉलन डालो और आगे उसके मेंबर फंक्शन लिख दो। तो सी के अंदर ही हम लोग ए का उस फंक्शन के आगे यूज कर सकते हैं। बी के मेंबर्स को इस्तेमाल करना हो तो बी कॉलन और उसके मेंबर्स के नाम लिखो, हम बी के मेंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है मल्टीपल के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी लेवल तो होगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो होगी, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस पे चलते हैं। मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए की और एग्जांपल नहीं बल्कि इसी एग्जांपल को आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और एक ही कोड के जरिए आप 2 कोड बनाना भी थोड़ा सा जानते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम जो है मल्टी लेवल से इसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपने क्या पढ़ा था कि आपका चाइल्ड एक जो होगा वो एक से ज्यादा पेरेंट के साथ क्या होगा, अटैच। वो 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 100। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सी को ही फिलहाल चाइल्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात है तो इस एक चाइल्ड का एक से ज्यादा पेरेंट के साथ जुड़ा होना जरूरी है, तभी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगी। तो सबसे पहली चेंजिंग जो मैं करता हूं अपने कोड में, सी के साथ खाली बी की बजाय पब्लिक लिखकर ए वाली क्लास भी जोड़ देता हूं। ठीक है, और इसका कनेक्शन यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। अब बी वाली किसी के साथ नहीं अटैच, सी ए वाली भी किसी के साथ नहीं अटैच, लेकिन सी वाली 2 क्लासेस के साथ अटैच हैं। ये आपका बी भी पेरेंट होगा और ए भी क्या होगा, पेरेंट, और सी यहां पे क्या होगी, आपकी ड्राइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास। ये दोनों आपकी बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास कहलाएगी। पहली चेंजिंग क्लास के नामों में होगी। ठीक है, कि वेरिएशन कर दी। अब आगे मूव करते हैं। प्राइवेट पार्ट तीनों के सेम रहेंगे जो है। आगे कनेक्शन हमने बनाए थे यहाँ पे सेट में 3 वैल्यू मंगवा रहे थे, 2 भेज देते थे बी को और तीसरी वाली इसको सेट कर लेते थे। ठीक है, और बी के जरिए हम लोग इसमें भेजते थे ए में। अब क्योंकि बी का एक साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा इसलिए हम लोगों ने अब ये वाली लाइन यहां से उठाकर कट करके यहां पे पेस्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि अब सी का बी और ए दोनों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ए सेट वाला मेथड यहां से उठा लो और ए सेट को भी हम लोग कहां ले जाते हैं, अपने पास यहां पे ले आते हैं। ए इसके अंदर सेट वाला मेथड। ठीक है, और साथ में हम लोग लगा देंगे क्या चीज, रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, फंक्शन मेंबर फंक्शन में पहली चेंजिंग ये कि आप लोगों ने बी के अंदर से एक का कनेक्शन खत्म करके इसी में फेंक दिया। दूसरी तब्दीली आएगी, अब बी के जरिए नहीं वैल्यू 2 पास होनी,
अब हम लोगों ने क्या करनी है, ए को भी यहां से डायरेक्ट वैल्यू देनी है, बी को भी यहां से डायरेक्ट, तो दोनों को यहां पे अलग अलग कर दो, दोनों के अंदर एक एक वैल्यू भेज दो, ठीक है। तो जी हम लोग जो सा है ए में भेज देते हैं, एच हम लोग बी में भेज देते हैं, जी इसमें चला जाएगा, एच इसमें चला जाएगा, के यहां पे साइन। तो इसका मतलब है ए के सेट वाले मेथड को भी ए का आपके पास क्या करना चाहिए, वेरिएबल एक्सेप्ट करना चाहिए, बी के भी सेट वाले मेथड को एक। तो ए का सेट वाला मेथड एक ही वेरिएबल ले रहा है और उसे अपने लोकल वेरिएबल में स्टोर करा रहा है, बी का सेट वाला मेथड दो लेकर अपने पास यहां पे क्या कर रहा है, एन को तो स्टोर करवा रहा है, ठीक है, एम को नहीं। अब एम हमारे पास यहां पे क्या हो गया, बेकार। तो अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एन को भी खत्म कर देते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल रखते हैं, ये ले दी एन वाला, ठीक है। तो जी की वैल्यू ए के सेट में जाएगी, डी की वैल्यू ए के सेट में जाएगी, एक्स के जरिए ए को मिल जाएगी, और एच की वैल्यू बी के सेट में जाएगी और बी के सेट में जाके एन के जरिए इसको मिल जाएगी, ठीक है। ये सेट वाले मेथड में चेंजिंग होगी, ठीक है। अब आगे और कौन सी चेंजिंग रहेगी, हमारा और कौन सा रहता था, शो वाला। इसके शो में कोई चेंजिंग करने की नहीं पड़ेगी, इसके सेट में भी नहीं चेंजिंग करनी पड़ी थी। अब बी के अंदर भी क्या होगा, बी का शो ए के साथ भी कनेक्ट है, क्योंकि बी का कनेक्शन ए के साथ काट चुके हैं, इनहेरिटेंस खत्म कर चुके हैं, मीन इसकी भी जैसे हमने सेट के अंदर से ए वाला उठा के कोड यहां पे पेस्ट किया, इसी तरह शो का भी ये वाला कोड यहां से उठा के हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे सी के शो में, ठीक है। यहां पे हमने ए वाले के शो को भी डायरेक्टली कॉल कर दी, ठीक है, और हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जब ए का शो चलेगा तो ए का शो वाला मेथड चल जाएगा, जब बी का शो को कॉल होगा तो बी का शो वाला कॉल हो जाएगा, और फिर सी के लिए ये वाली लाइन चल जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा जो सारा का सारा कोड है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपके पास मल्टी लेवल से मल्टीपल में। सिर्फ दो चेंजिंग की है। क्या चेंजिंग की है, इनहेरिटेंस यहां से बी से हटाई और आपके बी के सेट के अंदर से ए वाला गायब कर दिया कोड, और शो के अंदर से भी शो वाला कोड गायब करके यहाँ पे हमने डायरेक्टली इन दोनों को ए और बी, ए को यहाँ पे सेट में और ए को यहाँ पे शो में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजिंग की है, और यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है कि यहाँ पे सिर्फ ये वाला आपने लगाया है, और आप लोगों ने पीछे आखिरी चेंजिंग क्या की थी, यहाँ पे दो के बजाय एक वेरिएबल कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपके पास मल्टी लेवल से मल्टीपल में हो गया, ठीक है। सी अब दो पेरेंट के साथ जुड़ा है, और जब सी के सेट को कॉल करेंगे, सी ए के सेट को भी डायरेक्ट खुद कॉल करेगा और बी के सेट को भी खुद कॉल करेगा, और फिर अपने अंदर भी अपनी वैल्यू को भी खुद सेट करेगा। जब हम लोग सी के शो को कॉल करेंगे, सी अपने अंदर आके अपनी सेट की बॉडी शो की बॉडी में आकर ए के शो को भी खुद कॉल करेगा, बी के शो को भी खुद कॉल करेगा, फिर अपनी वैल्यू को भी शो करवा देगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो चुकी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। बाकी सारा का सारा कोड हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी वर्किंग करके चेक कर लें। प्री प्रोसेसर आपके पास सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था, और क्या किया उसने, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को उसमें जाकर क्या किया, टच किया, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और क्या करता है, इसके अंदर मौजूद जो हेडर फाइल लिखी है उनको ओपन करता है, रैम में रीड करता है, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता है, वापस आ जाएगा। प्री प्रोसेसर अगली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को चलाएगा, कंसोल इनपुट आउटपुट की फाइल भी रैम में ओपन की, रीड किया, सारी इंस्ट्रक्शन क्लोज कर दिया, रन नहीं किया, रीड किया। अब उसने मैनुअल पढ़ लिया, अब इसके अंदर लिखे हुए हर फंक्शन को भी चलाना आता है, कमांड को चलाना आता है, इसके अंदर लिखी हुई हर चीज को भी से चलाना आता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, आगे प्री प्रोसेसर को जैसी हैश का सिंबल खत्म, प्री प्रोसेसिंग का काम खत्म। अब प्री प्रोसेसर किसको एक्टिवेट कर देगा, कंपाइलर को एक्टिवेट करेगा। कंपाइलर चला, कंपाइलर चलते ही क्या करता है, मेन के फंक्शन को ढूंढता है और उसको जाके एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो आगे से कंट्रोल मेन के कंपाइलर के पास आया, कंपाइलर मेन का फंक्शन ढूंढा, क्लास मिली सारी इग्नोर, क्लास मिली बी की सारी क्लास इग्नोर, सी की क्लास भी सारी इग्नोर, और यहां से उसे कंपाइलर को मेन का फंक्शन मिला, और यहां से वो क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। यहां से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, ठीक है, और अंदर आया, सबसे पहले रैम में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपके पास, ठीक है। याद रहे रैम वाला मामला पेपर में हल नहीं करना, ये आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए यहां पे लिखता हूं कि बेसिकली रैम में वर्किंग क्या हो रही है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा आपके पास, ओबीजे, और ये ऑब्जेक्ट ओबीजे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी क्लास को, किसका ये ऑब्जेक्ट है, ये सी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा,
जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हम लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या होता है, आपके पास वो उस क्लास में जाता है, उसका प्राइवेट का जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको भी सारा एग्जीक्यूट करता है और कंस्ट्रक्टर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, वो तो उनको भी एग्जीक्यूट करके आता है। ठीक है, तो जैसे ये लाइन चली, सी की क्लास में गया, सी की क्लास में गया, इसके प्राइवेट वाले पार्ट को चलाया, जैसे ही प्राइवेट के पार्ट को चलाया आपके पास रैम के अंदर एक सी नाम का वेरिएबल क्रिएट, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं मौजूद, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं मौजूद। ठीक है, नीचे वाला कोड इग्नोर, बी के अंदर भी जाएगा। ठीक है, और उसका भी प्राइवेट वेरिएबल वाला पार्ट को जो होगा एग्जीक्यूट कर देगा, इट मीन उसने ये वाला वेरिएबल भी, बी वाला वेरिएबल भी। ठीक है, ये वाला तो पार्ट चल गया था ना, अब उसने क्या किया, बी के अंदर जाके उसका भी ये वेरिएबल बी आपके पास सी के लिए क्रिएट कर दिया, सी के ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर दिया। ठीक है, प्राइवेट वाला पार्ट चल गया, इसका भी कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, कंस्ट्रक्टर इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं मिला उसे, तो वापस आएगा और अगली क्लास में चला जाएगा और उसकी क्लास के अंदर जाके भी यही काम करेगा कि पहला प्राइवेट वाला पार्ट चलाया, आपके पास ओबीजे के लिए, ठीक है, सी के लिए ये वाला वेरिएबल भी क्रिएट कर दे। ठीक है, और कंट्रोल उठा यहाँ पर वापस, यहाँ से होता हुआ अपने पास वापस जहां से वो आया था उसी लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, उसी लाइन पे। ठीक है, जैसे ही सेमीकोलन पढ़ा, लाइन खत्म, अब आपके पास कंट्रोल आगे मूव करेगा, कंपाइलर ने अगली लाइन चलाई, रैम के अंदर अलग से एक v1 नाम का वेरिएबल भी क्रिएट हो गया, एक v2 नाम का भी वेरिएबल क्रिएट हो गया, इंटीजर टाइप का एक v3 नाम का भी इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो गया, जो कि अंदर अपने अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, सेमीकोलन, लाइन खत्म, कंट्रोल अगली लाइन पे चला गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, स्क्रीन पे से क्या मिला, और सॉरी सी आउट के अंदर इंसर्शन के साइन के अंदर, सॉरी इंसर्शन के सिंबल के बाद उसे डबल कोटेशंस के अंदर, यानी कि एक स्ट्रिंग मिली, एक मैसेज मिला और डबल कोटेशन के अंदर लिखा क्या था, एंटर 3 इंटीजर वैल्यू। वो क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर, ये आउटपुट वाला पार्ट लाजमी अटेम्प्ट करना होता है, इसे लाजमी करना है, चाहे फिर पूछे या ना पूछे। तो क्या करेगा, डबल कोटेशन में जो कुछ है उसे एज इट इज, जैसा वो है उसे वैसे ही यहां पे प्रिंट करवा देगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा एंटर 3 इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, तो ये प्रिंट करवा दिया, बाई निकला, आगे देखा, आगे कोई निशान नहीं है, सेमीकोलन आ गया, लाइन खत्म होगी, कंट्रोल मूव करेगा और आगे ले आएगा। सी इन का ऑब्जेक्ट मिल गया, ये फंक्शन नहीं होते सी इन और सी आउट, ये भी याद रखने में बड़ी बार आपको कह चुका हूं, ना ही गलती से कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि यार ये आपके पास प्रिंट करने का फंक्शन है, इनपुट लेने का फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दोनों के दोनों आपके पास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, सीन का ऑब्जेक्ट मिला, सीन का ऑब्जेक्ट क्या करता है, कर्सर को स्क्रीन पे ब्लिंक करवाता है, जब वो आप लोग कीबोर्ड से कोई वैल्यू लिखते हो, एंटर बटन दबाते हो, उस वैल्यू को पिक करता लाके अपने आगे मौजूद वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो कर्सर आगे स्क्रीन पे ब्लिंक करता रहेगा, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं फिलहाल, और खुद ही अपना यूजर बन के यहां पे वैल्यू लिखता हूं, लास्ट टाइम की तरह अगर मैं यहां पे पहले 15 लिख देता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक और स्पेस डाल के दूसरी वैल्यू लिख दो डायरेक्टली, और स्पेस डाल के तीसरी वैल्यू लिख के फिर एंटर दबा दो, ये भी वैलिड तरीका है। या फिर 15 एंटर, 3 एंटर और 19 एंटर, इस तरह से कर लो, जिस तरह आपको बेहतर लगता है, दोनों तरह से वैल्यू पिक कर लेते हैं। तो मैंने तीनों वैल्यू लिखी, स्पेस के जरिए इनको सेपरेट किया, पहली वैल्यू स्पेस, दूसरी वैल्यू स्पेस, तीसरी वैल्यू, एंटर का बटन दबाया, ऑटोमेटिकली कंपाइलर 15 पकड़ेगा पहले वेरिएबल के अंदर, यानी कि v1 के अंदर 15 स्टोर करा देगा, 3 को v2 में और 19 जो होगा आपके पास v3 के अंदर स्टोर करवा देगा। स्टोर हो गया, लाइन कंप्लीट, सेमीकोलन मिला, लाइन टर्मिनेशन होती है ना ये आपके पास स्टेटमेंट की, तो टर्मिनेट हुआ, अगली लाइन पे चला गया, नेक्स्ट लाइन आपके पास एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना बाकी सारा कुछ तो पहले की तरह था। ठीक है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो उसने क्या किया, सी का सेट का फंक्शन आके चलाया, अब कंट्रोल उठा, सी के सेट के फंक्शन में आ गया, सी का सेट का फंक्शन ये है, सी क्लास और ये सेट का फंक्शन, तो कंट्रोल यहां पे आ गया। ये फंक्शन तब काम करेगा जब 3 इंटीजर वैल्यू भेजी जाएगी, तो हमने तीनों इंटीजर वैल्यू भेज दी हैं। ठीक है, याद रहे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी भेज सकते हैं, डायरेक्टली मैं यहां पे 15 लिख देता, 3 लिख दूं, 19 लिख दूं, कुछ भी, मैं 3 इंटीजर वैल्यू लिख दूं, लिखिएगा बस इंटीजर ही, अगर फ्लॉट लिखेंगे तो इशारे खुद ही गायब कर लेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि इंटीजर वैल्यू यूजर चाहिए, इंटीजर वैल्यू भेजो, कांस्टेंट खुद लिख दो या वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के वेरिएबल को पास करवा दो, और इवन कि आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, मैं 15 + 3 लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली दोनों का आंसर बनेगा,
ये दोनों सम होंगे 18 बनेगा और 18 जाके मिल जाएगा। एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके सिंपल प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसके कांसेप्ट है। वापस आता हूं ऊप के ऊपर ही। फिलहाल हमने ये तीनों वेरिएबल भेजे, ठीक है। जब ये कॉलिंग होगी, जैसे लास्ट टाइम बताया था, याद रहे, इस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके हमने सेट का फंक्शन चलाया। ऑब्जेक्ट किसका है? सी का। तो सी का सेट का फंक्शन चलाया और तीन वैल्यू पास की। वैल्यू इनके पास स्टोर है, तो ये आपके एक्चुअल पैरामीटर है। इन तीनों के पास वैल्यू जाके किसको मिल जाएगी? सी के सेट के फंक्शन को। होगा क्या? v1 की वैल्यू किसको रिसीव हो जाएगी? आपके पास इसको, v2 की वैल्यू h को और v3 की वैल्यू k को। जिस रिस्पेक्टिव से लिखोगे उसी रिस्पेक्ट से अपनी वैल्यू पास करेगा। पहले वेरिएबल को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे पैरामीटर को अपनी वैल्यू पास करेगा। इस तरह से g, h और k के अंदर v1, v2 और v3 की वैल्यू स्टोर होगी। तो g नाम का जो वेरिएबल बना, h नाम का और k नाम का जो वेरिएबल बना, उनके अंदर 15, 3 और 19 ये आकर स्टोर हो गया। v1 की वैल्यू इसमें, v2 की वैल्यू इसमें और ये आपके क्या होंगे यहाँ पर? फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अब आगे मूव करेगा, बॉडी में आएगा। बॉडी में पहली लाइन क्या मिली? ए क्लास का सेट का फंक्शन चलाया। कंट्रोल डायरेक्ट यहां से उठा और ए क्लास में गया और ए का सेट का फंक्शन जाके चलाया। जैसे ए का सेट का फंक्शन चला, उसे चलने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। तो हमने यहां पे इंटीजर भेजा। क्या भेजा? खाली जी की वैल्यू। तो जी अपनी वैल्यू यहां पे x को पास कर देगा, ठीक है। जी ने अपनी वैल्यू x को पास की, रैम में एक और वेरिएबल x नाम का बना, उसके अंदर जी की वैल्यू स्टोर होगी। जी की वैल्यू आपके पास क्या है? 15। तो x के अंदर क्या स्टोर हो गया? 15। x के अंदर 15 स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर बॉडी में कंट्रोल आया। जब बॉडी में कंट्रोल आया तो क्या होगा? असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट वर्ड करती है। राइट साइड पे है एक वेरिएबल x, कंपाइलर मेमोरी के पास जाएगा, x नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, उसकी वैल्यू उठाएगा, लाएगा और किसको देगा? मेमोरी के अंदर वापस जाकर जहां पे a वाली लोकेशन है उसके अंदर वो 15 स्टोर करवा देगा। तो a के अंदर बेसिकली क्या हो गया? जब ये सिंपल बोलूं तो a के अंदर जाके 15 स्टोर हो गया। a के अंदर हमारे पास क्या आ गया? 15, ठीक है। a के अंदर x की वैल्यू है, x के अंदर वैल्यू g से आ रही है, g के अंदर वैल्यू v1 से आ रही है और v1 के अंदर क्या है? 15। तो बेसिकली v1 की वैल्यू g के जरिए x के जरिए होती हुई a में चली गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बॉडी क्या हो जाएगी? खत्म। जैसी बॉडी खत्म हुई, कंट्रोल वहां वापस जाएगा जहां से इसे कॉल किया गया a के सेट को। a के सेट को कॉल यहां पे किया था, कंट्रोल इसी लाइन पे वाकई, ठीक है। आगे पीछे और कुछ नहीं है, टर्मिनेशन का साइन है। कंट्रोल मूव किया, आगे चला गया। आगे क्या? दोबारा कॉल हुआ है। b क्लास में सेट के फंक्शन को कॉल किया और h की वैल्यू यानी कि v2 की वैल्यू भेजी। तो b में सेट का फंक्शन, b की क्लास सेट का फंक्शन ये, और h ने, v2 ने वैल्यू h को दी थी, h ने अपनी वैल्यू किसको आगे दे दी? n को। जब ये वाली कॉलिंग हो रही है, h आपका एक्चुअल पैरामीटर है और जो वैल्यू को रिसीव कर रहा है n आपका क्या होगा? फॉर्मल पैरामीटर होगा। n के अंदर किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? h की। और h के अंदर किसकी वैल्यू थी? v2 की। v2 के अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई थी? 3। तो 3 पास होके आपके पास n में चला गया, ठीक है। और आपके पास बॉडी में आए हम लोग, बॉडी में आए, असाइनमेंट स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा, n अपनी वैल्यू किसको दे देगा? b को। और b में क्या आ जाएगा आपके पास? 3। तो मेमोरी में b के अंदर क्या स्टोर हो गया? 3। दोबारा देखें तो हुआ क्या? x से वैल्यू हमने भेजी b के सेट की कॉलिंग करते हुए। तो b के सेट के अंदर जब गया, h ने वैल्यू रिसीव की थी v2 से और पास कर दी किसको? n को। n से वैल्यू हमने किसको दे दी? b को दे दी, ठीक है। बॉडी आपके पास क्या होगी? खत्म। जैसी बॉडी खत्म हुई, कंट्रोल उसी लाइन पे चला गया जहां से आते, इस लाइन से आते इधर लाइन पे वापस। नेक्स्ट लाइन चली, नेक्स्ट लाइन पे आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है और k जो अपनी वैल्यू v3 से लेके आया था वो अपनी वैल्यू किसको असाइन कर रहा है? c को। तो c के अंदर k की वैल्यू चलेगी, ठीक है। k के अंदर आपके पास क्या पड़ा था? v3 की वैल्यू। v3 में क्या पड़ा होता है? 19। तो 19 आपका c के पास, 19 k को मिला, k ने आगे किसको दे दिया? c को। तो c के अंदर आपके पास क्या आ गया? 19। बॉडी आपके पास क्या होगी? खत्म। और c के सेट को किसने कहां पे कॉल किया गया था? यहां पे। कंट्रोल मूव कर दिया यहां पे, स्टेटमेंट खत्म। अगली लाइन पे कंट्रोल मूव कर गया, आगे चला गया। ऑब्जेक्ट शो, ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? c को। बेसिकली c के शो को कॉल किया है, कंट्रोल उठा c के शो में आ गया। बॉडी में सबसे पहले क्या किया? उसने कॉलिंग की, क्लास a के शो को चलाया, क्लास a में गया, उसके शो के फंक्शन को ढूंढा और उसे एग्जीक्यूट किया। और क्या होगा?
सी आउट डबल कोटेशन में जो लिखा है स्क्रीन पर एज इट इज आएगा, a इक्वल टू एज इट इज, आगे फिर आपके पास इंसर्शन के बाद a लिखा हुआ है लेकिन ये डबल कोटेशन के बगैर है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल कंसीडर, मेमोरी से जाएगा, उसकी वैल्यू पकड़ेगा, a की वैल्यू आपके पास क्या है 15, तो यहाँ पे 15 ला के डिस्प्ले कराएगा, और आगे एंडल चला, एंडल क्या करता है, कर्सर आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है, बॉडी खत्म, आपके पास टर्मिनेटिंग साइन, बॉडी खत्म, बॉडी उठेगी, कंट्रोल उठेगा, जहां से कॉल किया वहां पे वापस, तो ए के शो को कहां पे कॉल किया था, यहां पर, कंट्रोल यहां पे वापस। नेक्स्ट आपके पास बी का शो चला, बी के शो को हमने क्या किया, कॉल किया, ठीक है, डायरेक्ट, तो बी के बैक के शो में जाएगा, बी के शो में गया ये बी, और इसका शो का फंक्शन ये, इसके शो को चलाया, इसकी बॉडी में, और आपके पास सी आउट के आगे इंसर्शन का साइन, इंसर्शन के साइन के बाद है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो कुछ होता है वो एज इट इज आता है सिवाय एस्केप सीक्वेंस के, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, यहाँ पे कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो b इक्वल टू एज इट इज आ गया, यहाँ पे b इक्वल का निशान, अगेन इंसर्शन के बाद क्या, उसके आगे b, अगेन b है, लेकिन ये डबल कोटेशन के बगैर है, तो ये क्या कंसीडर होगा, वेरिएबल, और वेरिएबल क्या कंसीडर होने पर क्या होता है, मेमोरी में जाकर b की लोकेशन में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पे लाकर डिस्प्ले करवाई जाती है, तो b की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 लाके डिस्प्ले कराएगा, एंडल कर्सर को अगली लाइन पे मूव करवा देगा, कर्सर यहाँ पे आ गया, ठीक है, बॉडी खत्म होगी, बॉडी खत्म होगी तो कंट्रोल वहां पे वापस चला गया जहां से ये आया था, तो b के शो को कॉल किया था हमने आपके पास यहाँ पर, कंट्रोल यहाँ पे वापस, और नेक्स्ट लाइन चली, नेक्स्ट लाइन आपके पास क्या, सिंपल एक स्टेटमेंट सी आउट की स्टेटमेंट, इंसर्शन का साइन, डबल कोटेशन में जो कुछ है वो स्क्रीन पर एज इट इज आ गया, फिर सी है डबल कोटेशन के बगैर है, एक वेरिएबल कंसीडर होगा, सी की वैल्यू मेमोरी से पकड़ के लाकर यहाँ पे अपने पास क्या करेगा, डिस्प्ले, एंटर कर्सर को अगली लाइन पे मूव करवा देगा, कर्सर अगली लाइन पे, ये वाली बॉडी भी खत्म, ठीक है, ये फंक्शन खत्म हो गया, सी का शो वाला, सी के शो को कहां पे कॉल किया था, यहाँ पे मेन में ऑब्जेक्ट के जरिए, तो यहाँ पे कंट्रोल वापस आ गया, ठीक है, गेट सी की लाइन से प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट, तो ये सिंपल एग्जीक्यूशन थी, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है कि हमने डायरेक्टली सी के अंदर ही ए और बी को कॉल किया, सी के शो के अंदर ही ए और बी को कॉल किया, और हमारे पास कॉलिंग परफॉर्म हो रही है, तो ये आपकी एग्जांपल थी, लास्ट वाली एग्जांपल के अंदर मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है, एनीवे इससे फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही हो, कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन होता है, बस उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, प्लस उसका नाम क्लास के नाम की तरह ही होता है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी होता तो तभी यहाँ पे यही वर्किंग थी, ठीक है, मैं आपको इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं, और ये मेंबर फंक्शन की बजाय यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख के जो सारे कोड का रन करके दिखाता हूं, ठीक है, और आपके चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, इनहेरिटेंस आपकी आज यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इस पर्पस के लिए क्या कर लेते हैं कि और कोड लिखने की बजाय मैं आपके पास इसी एग्जांपल के अंदर क्या कर लेता हूं, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं, क्लास का नाम ए था तो फंक्शन का नाम भी ए रखा, ठीक है, और ये उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने, और कंस्ट्रक्टर में क्या किया, जो हमारा लोकल वेरिएबल था a, उसकी वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, ठीक है, 0 वैल्यू सेट होगी, ठीक है, सिंपल काम हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया आपके पास, तो एक एक आपके पास कंस्ट्रक्टर रखते जाते हैं, ठीक है, इस तरह यहां के भी शो के फंक्शन को मैं उड़ा देता हूं, और हम लोग b के अंदर भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो फंक्शन का नाम भी कैपिटल B रखते हैं, और आगे करली आपके पास पैरेंथेसिस डालते हैं, बॉडी बनाते हैं, और बॉडी में क्या करते हैं, जो आपका b वाला वेरिएबल है उसको भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो फिलहाल मैंने इसको भी 0 असाइन कर दिया, तो ये b की क्लास में b का फंक्शन, b नाम का फंक्शन है, रिटर्न टाइप कोई नहीं है, b का कंस्ट्रक्टर बन गया, इसे ना c के अंदर भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, तो c के अंदर से भी सेट वाले को उड़ा देते हैं, सेट को उड़ाया, c नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके आगे हमने पैरेंथेसिस डाली, ठीक है, और ये बॉडी में क्या किया, जो लोकल वेरिएबल आपके पास c था उसको भी हमने 0 असाइन कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है, अब कंस्ट्रक्टरों को किस तरह जोड़ना है, मल्टीपल या मल्टी लेवल के अंदर, मल्टीपल के अंदर क्या करेंगे, c का कंस्ट्रक्टर जो है इसी के आगे आप लोगों ने क्या करना है, कॉलन लगाना है, तो आपको आगे क्या करना है, बस आपको कंस्ट्रक्टर के साथ जब कंस्ट्रक्टरों को जोड़ना हो तो बॉडी में जाके कॉल करने की बजाय आपको कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे ही अपनी इन क्लासेस के नाम लिखने होंगे, b और a, ठीक है,
और आगे क्या करना है, इसके कोमा डालना है, सॉरी कोमा, ठीक है। ठीक है, बस आपने इतना सा काम करना है और ऑटोमेटिकली जब सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो बी के कंस्ट्रक्टर को भी चला देगा, बी क्लास में जाके बी के कंस्ट्रक्टर को भी चला देगा और ए के कंस्ट्रक्टर को भी चला देगा। जबकि बी के अंदर मौजूद या ए और बी के अंदर मौजूद आपको कोई मेंबर फंक्शन को चलाना था तो आपने क्या किया था, सेम आगे फंक्शन को चलाना था तो आपने ये काम किया था कि आप लोग ओवरराइडिंग के कांसेप्ट को, ठीक है। तो अगर ए के अंदर भी और बी के अंदर भी शो नाम का फंक्शन था तो आपने उसकी बॉडी में आके क्या किया था, सी के शो की बॉडी में आके और बी की शो को चलाया था एम्बिग्युइटी को कम करने के लिए। जबकि कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्टर जोड़ने हो तो फिर आपके पास ये तरीका है, जो क्लासेस आपने इनहेरिटेड है उनके कंस्ट्रक्टरों के नाम इसके कंस्ट्रक्टर के साथ लिखो तो ऑटोमेटिकली सी का ये और ये वाले ये तीनों के तीनों आपके कंस्ट्रक्टर क्या होंगे, एक ही बार में इकट्ठे आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी कि जब आपके ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास में आएगा सी नाम का वेरिएबल तो बनाया ना मेमोरी में, साथ ही क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर चलाएगा। कंस्ट्रक्टर चलाएगा तो क्या होगा, सी की वैल्यू 0 भी उसी वक्त सेट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर क्या करेगा, बी और ए का भी कंस्ट्रक्टर चलाएगा एक एक करके, बी वाली क्लास में जाएगा, बी वाली क्लास में गया उसका कंस्ट्रक्टर भी चला दिया, ठीक है। ए वाली क्लास में जाके उसका कंस्ट्रक्टर भी चला दिया और आपके पास सारी वैल्यू 0 0 सेट होगी, ठीक है। और कंट्रोल उठ के दोबारा यहाँ पर वापस आ जाएगा, बस ये चेंजिंग होती है। इसी तरह आपके पास आखिरी चीज हो सकती है कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज पास करना हो, ठीक है। तो भी सिंपल से कांसेप्ट है आप लोगों के पास, आपके पास एग्जांपल दी में जरूर देखिएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई एम्बिग्युइटी पेश आए तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे दें इजाजत, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सारी की सारी इस टॉपिक की समझ आ गई होगी और बहुत सारी प्यार और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और इस तरह की और इससे बेहतर और इससे और बेहतर हम आपके पास वीडियोस लेके आए। और इंशाल्लाह मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि वीडियो ऑन डिमांड भी है। अगर आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी दोस्त, कोई भी बंदा, ठीक है, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई और एग्जांपल या कोई और टॉपिक हो, ठीक है, डिस्कस करना चाहता है, उसके बारे में लेक्चर लेना चाहता है तो इंशाल्लाह आपकी डिमांड के ऊपर उस लेक्चर को हम लोग जरूर रिकॉर्ड करके आपके पास ऑनलाइन लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी लेक्चर देखना हो, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना हो जो हमने अगर नहीं कवर किया हुआ या कोई एग्जांपल हमने स्किप की हुई है, अगर आपको समझ नहीं हो आप हमें जरूर बताएं, हम आपके पास वो एग्जांपल को भी जरूर डिस्कस करेंगे। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।